नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूं जबकि देश की स्थिति बदल गई है और ऐसे बदल गई है कि अगर नेपाली मीडिया को देखें या विदेशी मीडिया को भी, तो सब में एक ही चीज कहा जाता है कि नाटकीय ढंग से बदल गई है। जी हाँ, मैं आज चर्चा करूंगा कि शेर बहादुर देउबा जी की नेपाली कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति कैसे हुई। सरकार उनके गठबंधन की नहीं बन पाई, गठबंधन का मित्र छोड़कर चले गए। इनके ठीक जिसको गाली दे रहे थे, आज प्रचंड जी उसी में शामिल हो गए। नेपाल की जनता यह उम्मीद नहीं की थी और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत सरकार की क्या है स्थिति। लोगों का ध्यान केवल उसी पर है कि हमारे पड़ोसी देश भारत क्या कर रही है और उसकी क्या नीति थी इसके पीछे। तो बहुत सारे अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन आइए हम शुरू करते हैं हमारे नेपाली कांग्रेस की सरकार जो नहीं बन पाई वहां से। मित्रों, नेपाली कांग्रेस को अगर आप पिछला इतिहास देखिएगा तो मैं यह कह सकता हूं कि जिनको जननायक कहा जाता है, स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के बाद नेपाली कांग्रेस में एक भी ऐसा नेता नहीं आगे बढ़ा है जिसके पास दूरदृष्टि हो। मुझे यह कहने में जरा सा भी हिचकिचाहट तो नहीं है। जो भी नेता उनके बाद बना, सभी अपना अपना कुर्सी देखने में व्यस्त हो गए। अभी तक का अब नाम मैं इतना नहीं गिनवा सकता हूं। हाँ, एक बात मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि नेपाली कांग्रेस की उसके बाद एक संस्कार ही बन गई कि अगर जो करने वाला कोई नेता आता है, आगे बढ़ता है, तो उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है। आज पूरा देश नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता स्तब्ध है। केवल एक ही प्रश्न आता है कि ये क्या हो गया, नेपाली कांग्रेस ऐसा क्यों करती। ये केवल काठमांडू में नहीं है। मेरे मित्र, मैंने कल कुछ पूर्व सभापति से बात की तो उन्होंने, सभापति जी ने, महोत्तरी के पूर्व सभापति नरेंद्र जी का कहना था कि अरे क्या कहे, आज एक चिमनी पर गए थे, ईंटा भट्ठा पर। ईंटा में काम करने वाला व्यक्ति जो राजनीति में मतलब नहीं रखता है, वो भी आकर केवल एक ही प्रश्न करता है कि क्या हो गया आपका नेता इतना जिद्दी क्यों निकल गया। तो मैं बता दूं जिद्दी क्यों निकला। इसका एक ही कारण है कि आज तक जो भी प्रधानमंत्री बना है, जो भी अध्यक्ष बना है, केवल अपने को देखा है और अपने के बाद अगर देखता है तो उसकी पत्नी हो, उसका बाल बच्चा हो, चाहे उसके इर्द गिर्द के जो व्यक्ति हैं, केवल वहीं तक सीमित रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, इभुन बीपी कोइराला थे, गिरजा बाबू आए, उसके बाद वहां पर जन्मी सुजाता कोइराला, फिर कोइराला बंधु के ही कई लोग आ गए। उनके बाद सुशील बाबू आए, सुशील कोइराला, वो भी वैसे ही। लेकिन अच्छे अच्छे लोग, इवन जिसको लौह पुरुष कहा जाता है, गणेश मान सिंह, उनका भी कुछ नहीं चला, उनको भी नहीं बढ़ने दिया गया। महेंद्र नारायण निधि प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए क्योंकि वो मधेश के थे। बहुत दिन बाद जिसको आश्वासन दिया गया, विमलेंद्र निधि अपना बहुत कसरत किए नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए,
विमलेन निधि इतना मेहनत किए, उनको आश्वासन देकर भी शेर बहादुर जी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनने दिए, खुद अपने बनने चले गए। बाद में विमलेन निधि ने नब्ज पकड़ा नेपाली कांग्रेस का और वो देख लिए कि बिना देवपा कुछ नहीं होगा। आखिर उन्होंने अपना ट्रैक बदल के फिर शेर बहादुर देवपा के कैंप में चले गए। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेती है, वह है, उनका नाम है आरजू देवपा। INGO चलाने वाली आरजू देवपा, जिसका अमेरिका से बहुत बड़ा बैकिंग है, वो शेर बहादुर जी के पीछे है और शेर बहादुर जी की धर्मपत्नी है। लेकिन आरजू देवपा ने तुरंत चालाकी क्या की कि वो भारत से अपना संबंध सुधारने में लग गई। तो मैं बात जो कर रहा हूँ सरकार की, तो वो सरकार में जब शेर बहादुर देवपा का आया कि अब हम सरकार बनावे, तो वो इतना जिद और आराम पर रह गए कि हम आपको प्रचंड को प्रधानमंत्री अभी नहीं बनने देंगे, यानी कि 2.5 वर्ष बाद प्रचंड प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा और उसके बाद हम राष्ट्रपति भी हम ही बनेंगे। होते होते 4-5 लोगों का कैंप बना और 4-5 लोग अंत तक, इनका कैलकुलेशन यह नहीं था कि नेपाली कांग्रेस की सरकार बने। ये लोग जितने उनके इर्द गिर्द थे, वो सभी मुझे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, विदेश मंत्रालय के लिए दौड़ रहे थे। इवन उनके विपक्षी जो नेपाली कांग्रेस में थे, उनका भी नाम आ रहा है कि कोई कह रहा था विदेश मंत्रालय बन लेंगे, कोई गृह मंत्रालय लेंगे। लेकिन होते, और ये नब्ज प्रचंड जी को पता था, वो पहचान चुके थे। लेकिन यही करते करते जब अंतिम समय राष्ट्रपति ने 5 बजे का दिया और उसके बाद 1 घंटा टाइम रहा, तब प्रचंड ने देख लिया कि नेपाली कांग्रेस ये छल कर रही है और उसे प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। प्रचंड भी क्या, तुरंत अपना पैतरा बदला और पहुंच गए ओली दरबार में। मित्रों, ओली दरबार में पहुंचना ये कोई उस दिन की कहानी नहीं थी। ओली दरबार में पहुंचने की कहानी मैं आपको बताता हूं। ये जिस दिन ओली साहब सरकार से हटे, यानी कि सरकार से हटते ही उसके बाद ओली के सामने कुछ विकल्प नहीं था। और यह देखा जाए तो उत्तर को बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन उत्तर चुपचाप देखकर वो क्या किया कि कहीं से किसी को परिचालित नहीं किया, लेकिन केवल एक विदेश मंत्री और उनके पदाधिकारी यहाँ आए और यहाँ आते ही वो चुपचाप अपना सारा एक्टिविटी शुरू कर दिए। मैं बता दूं, हिमालय से मैंने कई बार इस चीज को बाहर लाया है कि नेपाल में 25 या 26 NGO है जिसका पूर्ण रूपेण फाइनेंस करती है चाइना, और ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमारे पास कई आता है प्रस्ताव कि आप अपने आदमी को दीजिए, हम चाइना भेज देंगे। और ऐसे कर कर के सैकड़ों में नहीं, हजारों में नेपाली कार्यकर्ता को चाइना भेजा जाता है, 2-3 महीना का ट्रिप भेजा जाता है। और वो INGO वाले एक्टिव हो गए। एक्टिव होते होते वो उन्होंने ओली दरबार भी किया, प्रचंड दरबार भी किया, माधव दरबार भी किया, और उसके बाद जो है सो करते करते एक नाटकीय ढंग में चुपचाप किस तरह बदला वो आपके सामने है। आप देखिए ये चीज क्या है, इसमें इतना बड़ा हाथ है जो केवल अगर हम उत्तर पर थोप देंगे यही नहीं है। उत्तर को लाने में बहुत लोग यहाँ मीडिएट किए हैं और उत्तर से तो आर्थिक सहायता मिली है, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वह यूरोपियन यूनियन का आ रहा है। यूरोपियन यूनियन अपने
नए नए कार्यकर्ताओं को पहचाना। पहले तो ये था कि उपेंद्र यादव भी चल रहे थे, लेकिन अब देख लिया कि उपेंद्र यादव थोड़ा कमजोर हो गए, अब उससे उनका काम नहीं चलने वाला है। तो एक नया शक्ति को उसने जन्म दिया, उसको बैकिंग किया, और वो करके ऐसे ऐसे जो स्वतंत्र में है और जगह है, और वो पूरा खुल कर वो उसके पीछे लग गया। एक आंकड़ा है, स्वतंत्र पार्टी चुनाव में 20 करोड़ रुपया खर्च की है। ये जस्ट ये कहीं प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाहर का आंकड़ा है। ये 20 करोड़ रुपया आखिर कहां से आया? और हर जगह स्वतंत्र पार्टी खर्च की है, उसका खर्च हुआ है। नहीं तो 6 महीना पहले मीडिया चलाने वाला व्यक्ति, मीडिया में वह आगे बढ़ने वाला व्यक्ति और मीडिया के रूप में अपना पॉपुलैरिटी प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही बार चुनाव में जाकर प्रचंड को मात दिया वहां, और उसके क्षेत्र से भारी बहुमत से जीत कर आ गया। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वो देवता का अवतार लेकर आए थे पृथ्वी पर, जो सभी लोग उसको दे दिया, वोट दे दिया और उसको यहां पर भेज दिया? जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत चीज है। और मैं कहता हूं, ये अगर रवि लामी छाने जिनका नाम है और जो आज उभर कर आए हैं, आने तक सबकी सहानुभूति उनके प्रति थी, लेकिन अचानक देखा गया कि वह रवि लामी छाने देखते ही देखते एक ऐसा जबरदस्त मंत्रालय ले लिया जिसमें कि लोगों की अंदाज ही नहीं लगा पाए कि आखिर गृह मंत्रालय उनको कैसे मिली। क्या ओली कैसे गृह मंत्रालय के लिए राजी हो गए? और अब तक का तो चलन ये था कि जो पार्टी प्रधानमंत्री बनता है उसका पार्टी से गृह मंत्री बनता है। एक ही बार प्रचंड कैसे मान गए जो रवि लामी छाने गृह मंत्री बन गए? और रवि लामी छाने का गृह मंत्री बनना मीडिया जगत को भी शॉक कर दिया है। मीडिया जगत भी स्तब्ध हो गया है कि ये रवि लामी छाने कैसे गृह मंत्री बन गए। एक व्यक्ति जो मीडिया के थ्रू आगे बढ़ता है, मीडिया का प्रचार करता है चारों ओर, अब मीडिया से उसको पॉपुलैरिटी होती है और वह एक ही बार गृह मंत्री बन जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि रवि लामी छाने गृह मंत्री नहीं बने, लेकिन यह मीडिया जगत के साथ धोखा है रवि लामी छाने का, कि मीडिया का अगर वो था तो मीडिया छोड़ के करता अपना राजनीति। ये 6 महीना में गृह मंत्री बन जाना ठीक है, उसका पॉपुलैरिटी अभी देखने की बात है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि चाहे रवि लामी छाने हो, चाहे ये जितने युवा वर्ग आया हो, ये आते ही खून हत्याकांड का एक बोला है कि हम कर देंगे, लेकिन इनको और नहीं दिखता है। आखिर रेशम चौधरी जेल में है तो ये प्रश्न बोले कि रेशम चौधरी को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। ये क्या कहता है रवि लामी छाने की नीति? तब नागरिकता केस आज तक चर्चा तक नहीं किया है, जो हजारों नागरिक यहां पर नागरिकता विहीन है, उसके बारे में कुछ नहीं। मधेश को जाकर जो गोली मारे हैं उसका मुद्दा अभी चारों ओर रखा हुआ है। तो ये रवि लामी छाने क्या किया है? कुछ बोला है इसके प्रति? और ये गृह मंत्री हो गए और प्रचंड जी बना दिए गृह मंत्री, ठीक है, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है जी। तो रवि लामी छाने का अभी देखना बाकी है। यंग है, इसमें एनर्जी है और इनके अनुसार तो ये सारा काम कुछ ही दिन में कर देंगे, जबकि प्रधानमंत्री का ही पद 2.5 वर्ष का है और 2.5 वर्ष में ही ये कर देंगे, वो देखना बाकी है। आखिर जनता नेपाल की है, देश नेपाल है, ये अमेरिका नहीं है। सबसे बड़ी बात इनके साथ यह है कि इनकी नागरिकता पर शंका है और इनके नागरिकता पर अदालत में केस चल रहा है। मैं पूछता हूं, रेशम चौधरी पर केस चल रहा है तो रेशम चौधरी बाहर नहीं आएगा।
ये रवि लामिछाने जिसकी नागरिकता पर अदालत में केस है, वो रवि लामिछाने गृह मंत्री बन गया है। ये क्यों गृह मंत्री बनाया गया? आज अदालत, ठीक है, अदालत निष्पक्ष है, अदालत पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, लेकिन जो न्यायाधीश निर्णयकर्ता रवि लामिछाने के बारे में, वह न्यायाधीश अब निर्णय करेगा नेपाल के गृह मंत्री रवि लामिछाने का मुद्दा। आप सोच सकते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा। क्यों रवि लामिछाने, अगर इनमें नैतिकता है तो अभी भी ये गृह मंत्री से रिजाइन करके जमीन पर आवे, नेपाल की जनता बनकर पहले मुद्दा क्लियर करें। चूंकि अभी तक यह है कि आप नेपाल में जन्मे हो या नहीं हो, लेकिन आप अमेरिका के नागरिक थे, आप रह चुके हैं अमेरिका के नागरिक, आप विदेशी नागरिक हैं, लेकिन इसका जवाब रवि लामिछाने के पास कुछ नहीं है। हो सकता कल निर्णय होगा और ये जीत सकता है, उसमें इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय का पद लेना मामूली बात नहीं है। मित्रों, कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी शक्ति का हाथ है। मैं बता दूं, 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी पत्रकारों की नेपाल संवाद केंद्र द्वारा। नेपाल संवाद केंद्र में जब चर्चा हुई तो हर पत्रकार के मुंह से केवल रवि लामिछाने निकला, लेकिन एक जवाब में वहां के प्रमुख दीपक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में सबसे बुरी बात क्या है कि जब भी सरकार बदलती है तो उस पर विदेशी होने का हाथ होता है, कि उसके पीछे विदेशी का चलन है। यह नेपाल के हितकर में नहीं है। नेपाली जनता को यह नहीं सोचना चाहिए कि विदेशी, रे बदलता है, सरकार में जाता है नेपाली, बदलता है नेपाली, तो इस पर विदेशी का हाथ कैसे आया। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत भी चुपचाप कर रहा है। मैं भारत चुपचाप करे या नहीं करे, भारत का संबंध कितना है नेपाल से वो मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में एक आर्टिकल आया है दिल्ली से, वहाँ के बहुत बड़े पत्रकार और नेपाल से भी जुड़े हुए पत्रकार हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। मैं आपको उनका कुछ पंक्ति आपके समक्ष रख रहा हूँ कि उन्होंने कैसे टिप्पणी की है। आइए, ठीक उसी से मिलता जुलता ये है कि उन्हीं के अनुसार, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के अनुसार, लगभग 1000 साल पहले राजा भर्तृहरि ने राजनीति के बारे में जो श्लोक लिखा था, आप श्लोक सुनिएगा, उस श्लोक के अनुसार नेपाल की राजनीति ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी है। श्लोक में कहा गया था, वरांगनेम नृपनीति रने करूपा, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि राजनीति वेश्याओं की तरह अनेक रूपा होती है, यानी वह मौके मौके पर अपना रूप बदलती है। नेपाल में पुष्प कमल दहाल प्रचंड और शेर बहादुर देउपा मिलकर सरकार बना रहे थे, लेकिन अब प्रचंड और केपी ओली आपस में अचानक मिल गए हैं और ये अब अपनी सरकार बना रहे हैं। ये तीनों बड़े नेता तीनों पार्टियों के संचालक हैं। पहली नेपाली कांग्रेस और शेष 2 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। ये 3 पार्टियां एक दूसरे की भयंकर विरोधी हैं और भयंकर। प्रचंड तो कुछ दिन पहले ही ओली के बारे में बिल्कुल ही उन्होंने कहा था कि जब तक लिखकर वो नहीं देंगे, जब तक लिखित रूप में माफी नहीं मांगेंगे, तब तक उनसे बात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब ऐसा प्रचंड वह कुर्सी के लिए
केवल वहां चला जाना, यह कहाँ की नैतिकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ओली जब चाहेंगे प्रचंड की कुर्सी खींच लेंगे या उन्हें अपने चिमटे से दबाए रखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ माह में काठमांडू में नए गठबंधन को उभरते हुए देख ले। जो भी हो, प्रचंड और ओली के गठबंधन से यदि सबसे ज्यादा खुशी किसी को होगी तो वह चीन को होगी। दोनों ही चीन के समर्थक हैं। ओली ने तो 3 भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शों में नेपाली बता दिया था। यह सीमा विवाद तो तूल पकड़ ही सकता है। अब ये चीज क्या है कि ये अलग एक मुद्दा है। चुनाव जीतने के लिए ओली ने बहुत सारे मुद्दा रखा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि यह नेपाल में जो ये दिखा है, इससे यही लगता है कि कुर्सी ही ब्रह्म है। लास्ट में उन्होंने एक ही लिखा है कि दोनों नेता जब 1 दशक तक सत्ता विरोधी हिंसक संघर्ष में जुटे हुए थे, तब उन्होंने भारत पर भी जमकर वार किए थे। अब दोनों एक होकर देखिए क्या करते हैं। लेकिन भारत को अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए अभी विशेष सतर्क रहना है। अब देखिए, ये भारत के जितनी भी जनता है और जो सुना है, उस सब को अभी यही लग रहा है इसको देखकर कि यह नेपाल की सरकार अचानक चीन के हाथ में चली गई है। लगता भी है, हर चीज है इसमें कि जो नेता है, आज न कल ये हमारे माधव कुमार नेपाल भी जाएंगे ही उसमें। वो तो उसकी रणनीति है और वो जाएंगे और वो बनेंगे, उसमें सहभागी होंगे। लेकिन देखने में तो ये लगता ही है और है भी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सरकार बनाकर एक ही बार भारत के विरोध में अपना काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन चूंकि जो भी नेता, जो भी सरकार बनती है, वह सरकार भारत पर ही डिपेंड करती है। मैं बता दूं आपको कि जैसे ही प्रचंड प्रधानमंत्री बने तो लोगों की यहाँ जिज्ञासा है कि अब भारत की क्या नीति होगी। क्या भारत की नीति बदलेगी? भारत अपनी नीति जो रखी हुई है उस अनुसार आगे बढ़ चुकी है। आप अगर देखिएगा तो उस ठीक आधे घंटे बाद नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनका बधाई आ गया। आप उनका बधाई जरा गौर से सुनिए। वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कॉमरेड प्रचंड on being elected as the Prime Minister of Nepal. The unique relationship between India and Nepal is based on deep cultural connect and warm people-to-people ties. I look forward to working together with you to further strengthen this friendship. आप इस उनका बधाई संदेश में स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी ने सब कुछ कह दिया है प्रचंड को कि ठीक है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तुम जाओ, तुमको जिसके पीछे जाना है वो जाओ। लेकिन नेपाल और भारत का संबंध जो है वह पीपुल टू पीपुल है। हमारा कल्चरल संस्कृति एक है, स्पष्ट लिखा हुआ है संदेश में। उन्होंने और कुछ नहीं कहा है। उन्होंने प्रचंड को एक प्रकार से कहिए तो बधाई दिया है और बधाई देते हुए एक चेतावनी भी दे डाली है कि हमारा संबंध इस बेस पर आधारित है। हमारा सांस्कृतिक संबंध को कोई हटा नहीं सकता है। तुमको जिस देश के पीछे जाना है जाओ, वहां से अपना लड़ो और जो करना है अपना करो। तो मित्रों, ये
नरेंद्र मोदी जी का संदेश आप देख रहे हैं जो प्रचंड जी को मिला है। और प्रचंड ने भी, ये भी तो चतुर खिलाड़ी है, जब दल बदलने में इतना आतुर होते हैं तो वहां तो बदलना ही पड़ेगा इनको। और इन्होंने कह दिया है कि हम हर कुछ करने को तैयार हैं और वो करेंगे, भारत से संबंध बनाएंगे। भारत की भी नीति अब वही जो देवबा के साथ थी वो पहले से और अब वही इनके साथ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, विनय मोहन क्वात्रा थे, उनके समय वो ज़्यादा प्रकट नहीं हुए जनता के बीच में, लेकिन उनके समय चाहे जो भी हो, एक घटना घटी यहाँ पर और बहुत बड़ी घटना घटी। और वो घटना क्या, वो परिवर्तन की, और ऐसा परिवर्तन हुआ जो वो बैठे रह गए। और उस लोगों का मानना है कि वह परिवर्तन से उनको पुरस्कृत किया गया है, उनको फॉरवर्ड पुरस्कार मिला है और वो पुरस्कार के रूप में वो विदेश सचिव बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद जो नेपाल की स्थिति थी वो उस पर थोड़ा उनका ध्यान अब पहुंचा या नहीं पहुंचा, हालांकि रिजल्ट यही दिखा रहा है कि उसके बाद ही ये चाइनीज ग्रुप और एनजीओ ग्रुप ज़्यादा एक्टिव हुआ है। हमने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तक हम लोग ने नेपाली कांग्रेस के नेता को सचेत किया था कि सरकार तुम्हारी नहीं बनेगी, ये पूरा एक्टिव है ये लोग। लेकिन नेता कहा जो नहीं, हमारा नेता ऐसा नहीं करेंगे, हमारा नेतृत्व इस तरह काम नहीं करेंगे। लेकिन रिजल्ट जैसे आ गया, तो कहने का मतलब यह, जैसे ही शेर बहादुर देवबा की सरकार बनी तो सूक्ष्म रूप में अदृश्य शक्ति अपना काम करने लगा और करते करते जो है स्थिति सीधे बदल दी। ये एक दिन का नहीं है, ये इतने दिनों की स्थिति है। लेकिन अब क्या होगी नीति तो अब देख लीजिए, पारी तो अब शुरू हो गया है, जो कि प्रचंड जी ने भी स्वीकार की है। भारतीय राजदूत यहाँ पर श्री नवीन श्रीवास्तव जी बैठे हैं। नवीन श्रीवास्तव जी का अगर एक्टिविटी आप देखिएगा तो सबसे पहले अब उनकी पारी शुरू हो गई है और उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए यह दिखाया है कि जैसे ही प्रचंड जी शपथ लेकर निकले कि सबसे पहला बधाई देने वाला व्यक्ति भारतीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तव है। और जो कि प्रचंड को भी आश्चर्य लगा, उनके खेमे में भी आ रहा है कि ये कैसे हमको बधाई दे दी है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत की नीति क्या होगी। भारत की नीति स्पष्ट है कि जो देखने में आ रहा है, नीति बनाने वाले हम नहीं हैं, लेकिन जो भारत की जनता देख रही है कि अब ये कहीं चाइना के हाथ में चला गया है, ये बिल्कुल ही नहीं है। चाइना के हाथ में अगर जाने की कोशिश भी करेंगे तो नेपाल की जनता नहीं जाने देगी। तो अब पारी शुरू हो गई है, हमें इंतजार करना है, देखते रहिए नीति क्या होती है और नेता कितना बदलते हैं। आखिर बदलते बदलते एक दिन तो ऐसा आएगा कि पटरी पर तो इनको आना ही पड़ेगा और समय का इंतजार है। और आप देखते रहिएगा, जो गिरगिट जैसा रंग बदलता है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। वो मित्रों, आपने यह वीडियो देखा, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें। और हाँ, हमारा वीडियो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।